मतलब जो अभी तक हमने किया कि हमारे पास जो भी अगर डेटा है, सबसे पहले हम उस डेटा को समझने की अगर कोशिश करते हैं तो हम उसके बारे में किसी और को बताना हो, खुद समझना हो, उससे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो, तो सबसे कॉमन चीज जो हम सब ऑलमोस्ट यूज करते हैं वो है एवरेज निकालना उस किसी भी चीज का। उस एवरेज को निकालने के लिए हमें उस डेटा को थोड़ा सा इस हालात में मोल्ड करना पड़ता है। जैसे हमने कहा कि उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो एक अनग्रुप्ड होता है, क्रूड फॉर्म में होता है, रॉ फॉर्म में होता है, उसको फिर ग्रुप्ड डिस्क्रीट, फिर उसका ग्रुप्ड कंटिन्यूस, ऐसे करके उसके साथ हम थोड़ा उसको प्रेजेंटेबल, क्या यूजेबल, ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसके ऊपर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस पर फॉर्मूले लगा के उससे हम आंसर्स निकालने की कोशिश करते हैं। ये हम स्टार्टिंग फर्स्ट बेस हमारा यही होता है किसी भी चीज के लिए। और उसमें भी सबसे ज्यादा जो काम आएगा वो आएगा मीन, जो कि अर्थमेटिक मीन होता है। मीन कई टाइप के होते हैं, जो हम कर रहे हैं वो अर्थमेटिक है, हमने किया था। तो ये आगे हम जो भी करने वाले हैं लगभग उसके अंदर मीन ही पूछा जाता है। मीडियन और मोड अपने आगे वाले में शायद ही कहीं पूछा जाए, मुझे याद नहीं कि कहीं भी पूछा भी जाता है। एक आधी जगह पे कहीं कोई अंडरस्टैंड समझने के लिए कुछ पूछा जाए तो बात अलग है। हाँ, जैसे अभी ये कंसेप्ट जो अभी पढ़ेंगे इसको समझने में कहीं जगह मीडियन यूज हो रहा है, जैसे रेंज और इंटरकॉन्ट्राइल रेंज होगी, इसको समझने में थोड़ा बहुत यूज होता है, बस अंडरस्टैंड करने के लिए। निकालना नहीं पड़ेगा, एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ये वाली बात होती है। तो जो एक्चुअल में कैलकुलेट करना पड़ेगा वो हमेशा मीन ही करना पड़ेगा ऑलमोस्ट। तो मीन हमेशा क्लियर होना चाहिए अपने को, इसीलिए तुमको मैंने न्यूमेरिकल वाला करवाए थे। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं वो है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या, हम अब एक तरीके का डेटा समझने लग गए हैं। फर्स्ट स्टेप उसके बारे में समझने लग गए हैं कि हमारा अगर डेटा है तो हम उसके बारे में बेसिक सी बात किसी को समझाने के लिए कि हाँ भाई ये डेटा था, उस डेटा को मैंने प्लॉट कर दिया अगर एक जगह, और समझने की कोशिश करी कि उसका सेंटर कैसा सा है। तो ये इस सेंटर को समझने के लिए मैंने मीन, मीडियन और मोड को निकालना सीखा, ताकि उस सेंटर के बारे में पता चल जाए। लेकिन क्या इस डेटा का सिर्फ सेंटर पता करके हम सारे डिसीजंस ले पाएंगे जो हम उस डेटा, मतलब हम कुछ लेना चाहते हैं? क्या क्या हम डिसीजंस लेना चाहते हैं उस डेटा के बारे में? जैसे हमें तो पता ही है कि भाई हमने ये प्राइमरी डेटा है, हमने तो सारा नोट किया है। तो हम भी अगर ढंग से समझना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते ही है ना। जैसे 7 से लेकर 50 तक, जैसे मैंने बोला कि हमारा पेशेंट नंबर 1 था, उसका जो भी डेटा था, ऐसे करके पेशेंट नंबर 50 तक जो भी डेटा था, फिर हमने उसको सारा असेंडिंग में डाल के या डिसेंडिंग में डाल के ग्रुप्स और आगे उसको बनाया। अब उसके बाद हमने उसको बाय चांस ऐसे करके मान लिया कि प्लॉट कर दिया ऐसे करके। तो उससे भी हमारी अंडरस्टैंडिंग एक तो बनी कि हमने उसका एक मीन, मीडियन, मोड या कुछ निकाला, तीनों निकाले, एक निकाला, कुछ भी समझा। उसे डेटा के बारे में कुछ आइडिया हुआ हमें। क्या आइडिया हुआ कि जैसे हमने देखा कि हमारा जो आंसर निकला था उस दिन वो क्या क्या आया था, मेरे पास लिखा नहीं हुआ। एक तो शायद मीन अपना क्या था, 11.7 था, और शायद मोड हमारा लास्ट में 11 निकला था। मीडियन समथिंग 11 पॉइंट समथिंग, क्या था याद है कुछ? क्या थे हमारे लास्ट वाले आंसर्स? देखते हैं, किसी के पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं तो देखो क्या था आंसर, उससे मेरे को एक आइडिया होगा। 11 मीडियन था, हाँ मीडियन भी 11 ही था क्या अपना, और मोड तो 10.77 करके लास्ट में था, 11.66 था शायद, है ना। मीन 11.7 था, हाँ, और मोड अपने लास्ट में वो 2/2 का काम करके शायद वो 10.6 था, 10.6 था शायद, लेकिन वो एक जोड़ने से शायद 11.6 हो रहा था समथिंग, ये था ना शायद, क्योंकि मेरे पास 10.6 आंसर लिखा हुआ था उसके अंदर। मे बी मेरे हिसाब से तो 11.6 था उसका आंसर, आई डोंट नो, मेरे पास बुक पे नहीं हुई, आई थिंक आंसर 10.6 ही था, कंफर्म याद है, हाँ ठीक है। तो अब उसमें क्या था, इसमें क्यों है बता रही हूँ
कि देखो ये आसपास मीन मीडियन मोड तीनों के आंसर्स ऑलमोस्ट सेम आए, ऑलमोस्ट सेम। इससे तुम क्या समझ सकते हो उस डेटा के बारे में? हाँ 10.5 आंसर है जब मैंने इस बुक वाले ने 3 लिया है, वो हमने 2 लिया था ऑलमोस्ट। चलो ठीक है, मान लिया जो भी था। अगर 11 होगा तो बात सही है, नहीं तो हम इसको एक बार 10 लेके चलते हैं, 10.66 लेके चलते हैं। तो ऑलमोस्ट समझ लो कि भाई 11, अगर कोई वो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही थी उसकी, 1 से लेकर, और उस डेटा के अंदर हम देख रहे थे कि उसका जो कहानी थी 1 से 3, फिर जो बना रखी थी उसकी क्लास इंटरवल्स, वो जो डेटा था उसके बारे में था। एक सेकेंड बताती हूँ तुम्हें। 1 से 3, 4 से 6 ऐसे करते, लास्ट में था 24। तो स्टार्ट हो रहा था वो 1 से और ख़त्म हो रहा था वो 24 पे, और उसका मीडियन तो एग्जैक्ट 11 ही था, मिडल उसकी वैल्यू, मोड 10.66 मान लिया कि 10.6 यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, वो थी। और ठीक है, तो ये हमने मान लिया हमारा मोड था 10.66, और 11.7 इसका अगला, ये हमारा मीन था। तो ये एक दूसरे के कितने के पास हैं? पॉइंट्स में। ठीक है, तो इसका मतलब सच में सेंट्रल, हम ऑलमोस्ट उसके सेंटर की तीनों हमारे जो चीजें थी वो उसके सेंटर में ही थी। क्या हर केस में ऐसा ही होता है? सेंट्रल टेंडेंसी की हम बात कर रहे हैं, हमने सेंट्रल इसका निकाल भी दिया, और हमने ऑलमोस्ट जो तीनों चीजें निकाली, हमारे क्वेश्चन का आंसर भी उसके तीनों के पास में आ गया, मतलब इतने एरिया में सारे ही आ गया ऑलमोस्ट। क्या ये अलग अलग भी हो सकता है कि मीन यहाँ हो, मीडियन या मोड कहीं और हो जाए, दूर हो जाए? मतलब इतना जो हम सेंटर कह रहे हैं, क्यों ये दिमाग घुमाने की बात कर रही हूँ कि हमारे केस में तो ये तब होता है जब ये तीनों आंसर एक दूसरे के आसपास आ रहे होते हैं, जब हमारा जो डेटा होता है वो ऑलमोस्ट सेंटर के आसपास ही ज्यादा था। जैसे कि भाई 1 से लेकर 24 तक था ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसीज हमने निकाली थी ना 1 से लेकर 3 तक की हमारे पास। क्योंकि ये इंडिविजुअल डेटा नहीं है इसलिए मैं तुमको एग्जैक्टली कोई नए एग्जांपल से समझाऊंगी, लेकिन ऑलमोस्ट 1 से 3 की मतलब ये थी, इसकी 3 फ्रीक्वेंसी थी। तो मान लिया कि चलिए तीनों की एक एक मान लो, ठीक है। और 4 से 6 की ऐसे करके फ्रिक्वेंसीज निकालने की, समझने के लिए कि भाई 1 2 3 4, ऐसे 4 से लेकर 6 की, फिर 4 थी, 6 थी, 8 थी, ऐसे समथिंग। तो 8 मतलब ये आई थी 10 से 12 की, मतलब ऑलमोस्ट जो बीच में 10 से 12 आ रहा था उसके आसपास ही हमारा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी था। 8 हमारी फ्रीक्वेंसी इसी के अंदर आ रही थी, तो लगभग फ्रीक्वेंसीज इसके पास ही थी। और उसके बाद लास्ट जाते जाते इसकी 3 फ्रीक्वेंसीज ऐसे करके, दोबारा रॉ डेटा से मैं तुमको समझाऊंगी ये। और क्या कहना चाहती हूँ मैं कि हमारे पास, हमारे डेटा ने भी बताया कि हमारे पास सामान यहाँ पे शुरू में कम है, यहाँ पे ज्यादा है, और लास्ट में भी सामान कम है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है इसके अंदर। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास ज्यादा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी यही थी, और इसी क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा सेंटर में ही थी, और इस वजह से हमारा सारा जो मीन मीडियन मोड था वो भी यहीं से उठाया गया। अगर बाय चांस हमारे पास डेटा ऐसा होता कि जिसके अंदर अरे पेज पे समझा देती हूँ कि ऐसा सा डेटा हो समथिंग कि भाई शुरू में फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो और फिर कम हो, और बाद में भी ऐसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कैसा उल्टा सीधा डेटा कुछ भी हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही बना हुआ डेटा था। हो सकता है कि यहाँ शुरू वाले ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले होते, बीच वाले ना होते, फिर बाद वाले ज्यादा होते, समथिंग। तो हम मीन मीडियन मोड निकालें तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ इन पॉइंट्स में आएगा, ये देखने वाली बात होती है। इससे और डेटा अच्छे से समझ में आता है कि हम जो अब हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करेंगे कि भाई अब इस डेटा का सेंटर कैसे से निकलेगा, और जो हम मीन मोड मीडियन निकालेंगे वो कहाँ जाएगा। तो ये रॉ डेटा से एक समझने की बात होती है कि ये रॉ डेटा होगा। उसका एग्जांपल देखिए, उनको और समझाऊंगी इसके अंदर कि मैं क्या कहना चाहती हूँ इसके अंदर। पर इतना है
कि क्योंकि ये आंसर हमारे आए हैं, हमारा डेटा भी ऐसा ही था, तो यहाँ से सब कुछ आंसर्स में आना आसान था। अगर हमारा डेटा ऐसा हो जिसके अंदर सेंटर के आसपास सामान ज्यादा ना हो, किनारों पे कहीं हो या अनइवन होगा, हो सकता है कि ऐसे 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 कुछ भी हो सकता है, तो देखना पड़ेगा। जब तुम कैलकुलेट करते हो तो इसके आंसर्स काफी दूर दूर आ सकते हैं। ठीक है, तो मीन मीडियन मोड और का आंसर हमें तब ही हेल्प कर पाता है जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो, हमारा डेटा, फिर ये एग्जैक्टली हमारे सेंटर के बारे में बिल्कुल सही बता पाता। लेकिन अगर हमारा इसके अलावा कुछ भी तरीका, हमारा डेटा किसी भी तरीके से ऐसे फैला हो, ऐसे फैला हो, ऐसे 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 फैला हो, कैसे भी फैला हो, हमारा जो उसकी फ्रीक्वेंसीज कैसे होते हैं कि भाई ऐसे 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 भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, तब हमारे लिए जो मीन मोड मीडियन होते हैं ये सेंटर के बारे में ज्यादा इधर उधर हिल जाते हैं। ये कोई चीज, अब जैसे मोड तो यहाँ चला गया, मीन इसका यहाँ होगा, मीडियन इसका यहाँ होगा, तो तुम कैलकुलेट करोगे ऐसे करके, तो ऐसे इसके अंदर जब तुम कैलकुलेट करोगे तुम आंसर देखोगे, प्लॉट करके देखोगे तो ये अलग लगेगा। 2 मोड आएंगे इसके अंदर, फिर देखेगा कि मीडियन तो सेंटर में यहाँ पे आ रहा होगा, 2 मोड्स हैं, मीन कहाँ है इसके पास में। तो इस तरीके की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी जब डेटा का शेप कुछ अलग आएगा। तो हम, क्योंकि हमारा ऐसा सा अगर आंसर आता है कि तीनों चीजें जब पास में हैं, मीन मीडियन मोड का तीनों का आंसर अगर पास एक जैसा सा ऑलमोस्ट आता है, तो हमें बिना ये ग्राफ बनाए, बिना ये डेटा प्लॉट करे, अपने आप ही समझ आना चाहिए कि इसका मतलब हमारा डेटा का कुछ ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। इसको देख के रॉ डेटा देखने की जरूरत नहीं होती। तो अगर हमने निकाला है तो हमने तो, हमारे पास रॉ डेटा भी, हम तो बना लें, लेकिन अगर ये लिख के दे दिया जाए किसी और को, और वो मान लिया कि अगर थोड़ा बहुत भी उसने रॉ डेटा देखना हो तो हमने उसका वो बना के दे दिया, जो जिससे क्वेश्चन पूछा मैंने, कंटिन्यूस ग्रुप कंटिन्यूस का, जो उतना सा डेटा बना के दे दिया, 10 से 20 30 ऐसे करके, उतना सा डेटा, वो जो एक्चुअल डेटा नहीं है हमारे पास, मतलब उसका हम ग्रुपिंग करके दे रहे हैं, ये दे दिया जाए। अगर ये भी वो ना देखे, सिंपल ये देख ले, तो समझ जाएगा कि भाई जो भी रॉ डेटा था ना वो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो इसका इन सेंस ये होता है, किसी और मतलब जो कोई और समझेगा। लेकिन क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे वाले के चेंज हैं और ये ऊपर नीचे आ जाए, काफी एक दूसरे से दूर आ जाए, तो इसका हमारे को कोई हेल्प नहीं होता। हेल्प इन सेंस कि हमें अपने डेटा के बारे में किसी और को समझाने के लिए किसी और चीज की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। इस अकेले से काम नहीं चलता। हम हर केस में, ये तो एक ही केस है लगभग, और क्योंकि ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर मीन्स कि इन नेचर ज्यादातर जो डेटा होता है वो लगभग ऐसा ही होता है इन प्रैक्टिकल लाइफ, इसे कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे वाला। वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन ज्यादातर जब तुम देखोगे तो लगभग ऐसा ही डेटा आता है। तो इस वजह से इन तीनों को डिपेंडेबल माना जाता है। लेकिन क्योंकि हर एक केस में ऐसा नहीं होता, इसलिए इसके अलावा भी हमने और तरीके अपनाए हैं डेटा के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन समझने के लिए और समझाने के लिए, खुद के लिए भी। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब जो इसके लिए कि इसका मतलब कि मुझे इसका फैलाव समझना है। सेंटर तो समझ लिया, अब ये डेटा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इसका फैलाव समझने के लिए कुछ तरीके, कुछ पॉइंट्स और पढ़ेंगे जिससे मुझे इसका फैलाव समझ आ जाए। तो ये मीन मॉड मीडियन के साथ में अगर 1-2 पॉइंट्स और जुड़ जाएं तो शायद, अगर ये आपस में बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, आपस में नहीं सेंटर में एग्जैक्टली लाई कर रहे हैं, अगर थोड़े से भी आगे पीछे हो रहे हैं तो 1-2 पॉइंट उनके साथ जोड़ दिया जाए। मान लिया कि ये थोड़ा दूर था, 11.7, 11 और 10.6 तो काफी पास पास है। मान लिया दूर होता कि 11.7 के बाद ये कोई का 13 निकल रहा होता, किसी का 18 निकल रहा होता, मान लें, या इससे भी दूर हो रहा होता किसी वजह से, तो हम इन तीनों का आंसर देने के बाद कोई 1-2 पॉइंट्स और बता दें, साथ में जोड़ दें, तो जिससे समझ में आ जाए कि भाई अच्छा क्या है, कुछ ऑल ओवर।
समथिंग, तो वो बात बन जाए अपनी कम से कम। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि ये तीनों चीजें अकेली सफिशिएंट नहीं है, हमको किसी और चीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। और जो हेल्प है वो क्या है वो हेल्प, वो हम आज पढ़ेंगे। वो हेल्प है बात समझने के लिए। हम जो पढ़ रहे थे सेंट्रल टेंडेंसी, आज हम पढ़ेंगे मेजर और डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का मतलब, तो आज जो सर ने हेडिंग दी है, इसकी सर ने दूसरे तरीके से हेडिंग दी है, वरना ऑलमोस्ट तुम 90% बुक्स में मेजर और डिस्पर्शन के नाम पे ये चीजें पढ़ोगे। ठीक है, और डिस्पर्शन का मतलब फैलाव, हमारा डेटा कैसे फैल गया। ठीक है, किस साइड ज्यादा है, किस साइड कम है, इसको समझने के लिए क्या करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे किसी का फैलाव समझने के लिए। यहां से लेकर ऐसे करते करते 1 से 24 से मान लिया हमारा डेटा में था, मान लिया, और बीच में कुछ वैल्यू समथिंग, और हमारा डेटा तो था ही ऐसा। अगर मान लिया हमारा डेटा किसी और तरीके से होता, ऐसा होता समथिंग, 1 से लेकर 24 तो ये भी था, मीन मॉड मीडियन हमारा कुछ निकलता, तो इसका मतलब हम अकेले इसके बलबूते पे तो काम नहीं ले सकते थे। तो अब जो फर्स्ट स्टेप और सबसे इजी स्टेप, जैसे कि हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का सबसे इजी स्टेप था मीन, ऐसे ही डिस्पर्शन का सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होती है रेंज। ये तुमने पढ़ा था 10th में, ये वाला रेंज, इंटरक्वांटाइल रेंज, ये सब चीजें 10th में पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? हाँ ना, कोई बोलो। नहीं पढ़ी, ठीक है। तो इसे कहते हैं रेंज। अब रेंज क्या, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, कहां से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, उसे कहते हैं रेंज। तो हमारा रेंज है, स्टार्टिंग पॉइंट 1 था और लास्ट पॉइंट 24 है मान लिया उसके अंदर। ठीक है, तो ये जो है इसे कहते हैं 1 से लेकर 24, ये डेटा की बात कर रही है, जो हमने एग्जांपल लिया था उसकी बात कर रही हूँ। कुछ भी, जो भी तुम्हारा डेटा है वो भी, कुछ भी हो सकता है, ये यहां से शुरू हो 28 से शुरू हो रखा और जाए ये 400 तक, तो तुम्हारी रेंज हुई 28 से 400। और वो अगर ये लिखा है कि कैलकुलेट रेंज, तो रेंज इज दिस 28 से 400 या 1 से 24, या जो भी तुम्हारा डेटा जहां से शुरू हो रहा है और जहां खत्म हो रहा है, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। लेकिन अगर वो बोले कैलकुलेट रेंज, तो इसको माइनस करो, 400 माइनस 28, और जो आंसर आए उसे कहेंगे कैलकुलेटेड रेंज। हमारी रेंज इतनी थी, जैसे कि ये बोला कि 24, इसमें कहेंगे 24 माइनस 1, तो ये हमारा आएगा 23। तो अगर रेंज को कैलकुलेट करें, हमारी रेंज कितनी फैली हुई थी, तो 23 पॉइंट्स में फैली हुई थी हमारी रेंज, ऐसे कहेंगे इसको। ठीक है, लेकिन अगर बोलेंगे रेंज क्या है, व्हाट्स योर रेंज, माई रेंज इज 1 to 24, हाउ टू कैलकुलेट, व्हाट्स द रेंज वैल्यू, वैल्यू भी कई जगह लिखा होता है, या कैलकुलेट रेंज लिखा जाता है, तो उसको होता है माइनस करके होता है 23, ऐसे करके 23 डेटा पॉइंट। इसका मतलब हमारा जो डेटा है 23 डेटा पॉइंट्स के बीच में घूम रहा है, और यहाँ पे 28 से 400 के बीच में घूम रहा है। तो ऑलमोस्ट मान लिया कितना था, 3, कितना होगा इसको माइनस करो तो 378 समथिंग, जो भी कुछ निकलेगा, 68 समथिंग, कुछ भी, जो भी इसका आंसर निकले 62। तो ये हमारी रेंज हुई, इसका मतलब कैलकुलेट रेंज। तो इससे समझ में आता है कि हमारे डेटा पॉइंट्स 362 के बीच में फैले हुए थे। इससे समझ में आता है, ये समझ इसमें आता है। तो ये हमें फर्स्ट स्टेप है जो हेल्प करेगा, सबसे इजी स्टेप जो होता है रेंज बताना, कि यहां से लेकर यहां तक क्या डिस्टेंस है। इस तरीके से ये था, डी एक तरीके से डिस्टेंस है, दिखा दिया ना, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हो गया एक तरीके से। तो क्या है, तो ये सबसे बेसिक पॉइंट है कि स्टार्ट करने का, कि भाई फैलाव पता करने का, हमारा डेटा कैसा फैला हुआ है। तो हम स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बारे में सबसे पहले बताया जाए। अब हमने स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पता कर लिया, लेकिन अभी भी हमें बीच का तो पता नहीं, बीच में पहाड़ियां कैसी बनी हुई हैं, उसका क्या करें। पर ये तो करना पड़ेगा, कुछ भी स्टार्ट करेंगे तो कम से कम फैलाव पता कर रहे हैं, तो भाई शुरू और अंत का तो पता चले, उसके बीच का फैलाव फिर देखते हैं।
अकेला फैलाव कैसे पता चलेगा। तो आगे इसको समझने के और तरीके के और बेस्ट कैसे तरीके से ये समझ में आए कि भाई अंदर का फैलाव कैसा है। तो जो स्टार्टिंग, ये जो फर्स्ट है, ये जो तुम पॉइंट्स पढ़ोगे, ये रेंज इसमें यही है कि भाई ये लिखा हुआ है लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू। और जब कैलकुलेट करते हैं, और जैसे कि नॉर्मल रेंजेस जो हमारे कोलेस्ट्रॉल की, बीपी की और शुगर की, ये कैसे होती है, जैसे 70 to 100 कहाँ से आई, ये बहुत सारे लोगों का कैलकुलेट करके फिर देखा गया कि भाई क्या रेंज रहती है नॉर्मल के बीच में। तो पता चला कि नॉर्मल ये रहता है समथिंग, तो हम रेंज ही बोलते हैं ना, क्या रेंज है नॉर्मल की, इसी करके। तो इसी तरीके से रेंज पता चली। अब जो है कि भाई इस अकेले से भी सब कुछ नहीं चलता, कहीं कहीं तो ये हेल्प आ सकती है, लेकिन सब जगह हेल्प नहीं आता इसका। तो इसका मतलब हमें इससे भी आगे निकलना पड़ेगा। जैसे मीन, अकेले मीन से काम नहीं चल रहा है, तो कहीं मीडियन भी समझ में आना है, मोड भी समझ में आना है। इसका मतलब इसके आगे भी हमें चलना पड़ेगा, लेकिन ये भी कहीं जहाँ हेल्प करेगा तो वहां यही हेल्प करेगा हमारी। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट चीज है वो है इंटरक्वार्टाइल रेंज। इसका मतलब अब क्या हुआ, जो मैं ये कह रही थी कि भाई हमारा जो डेटा है, अगर वो स्टार्टिंग और एंड तो हमें समझ में आता है, लेकिन बीच का हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मान लिया कि हमारा डेटा ऐसे था समथिंग बीच में, तो हम क्यों ना इसके कुछ हिस्से कर दें कि भाई ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स तो मुझे समझ नहीं आते, लेकिन बीच के कुछ पॉइंट्स हों और हेल्प कर दें मुझे कि ये डेटा, ये वाला पॉइंट जैसे will take time। तो कुछ ना कुछ हमारी अगर हेल्प कर दे तो हमारा काम हो जाए उसके अंदर। अरे बाबा, ये हैंग कर गया क्या? लेट मी गिव 1 मिनट। ओके, हैंग कर गया। ठीक है, तो क्यों ना बीच वाले कुछ हिस्से, जो हिस्से हैं उनका हम कुछ और पॉइंट्स बीच में ऐड कर दें, और वो हमें शायद हेल्प कर दे बात को और समझने में। पता नहीं करे ना करे, देखते हैं कि शायद कर जाए, समझ आ जाए उससे कुछ और। तो हाँ, वो अगला जो स्टेप लिया वो उन्होंने कहा इंटरक्वार्टाइल रेंज। बीच के पॉइंट्स की कुछ रेंज थी, उसको उसके और कोई पॉइंट्स जोड़ दिए साथ में, जिससे ये बात समझने की उन्होंने कोशिश करी कि शायद ये 2-3 पॉइंट्स और मुझे बीच के नंबर का कैलकुलेट करके मैं पता करने लग जाऊं, तो मे बी दिस कैन हेल्प मी। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं ये पढ़ते हैं अपने। 1 सेकेंड। तो अब ये क्या है, जैसे मैंने कहा कि कुछ और अगर हमें पॉइंट्स मिल जाएं तो बात शायद और समझ में आ जाए हमें। तो मान लिया हमारे पास जो डेटा था वो कुछ ऐसा सा था। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट था, एंड पॉइंट था, लेकिन बीच के अगर कुछ पॉइंट्स और मिल जाएं, बीच के कुछ पॉइंट्स में एक पॉइंट तो हम पहले ही कैलकुलेट करते हैं, वो है हमारा मीडियन। मतलब ये तो है ना मीन, इसके आगे की बात हो रही है, ये तो हम कर ही रहे हैं, ये कुछ पॉइंट्स तो हम पता कर ही रहे हैं, मीन, मीडियन, मोड। उसके बाद में अब हम रेंज भी पता करने लग गए। अब इंटरक्वार्टाइल रेंज की बात हो रही है। क्या हमें वो हर एक केस में, क्योंकि हर चीज हेल्प नहीं कर रही होगी, किसी केस में कोई चीज हेल्प कर रही होगी, किसी केस में कोई चीज हेल्प कर रही होगी। तो वो क्या क्या कि भाई हो सकता है कि भाई अब ये मैंने तो बीच में 3 हिस्से और बना दिए, और 2 पॉइंट पहले के और थे, टोटल 5 पॉइंट्स हो गए। मान लिया कि स्टार्ट करते हैं अपनी किसी एक पॉइंट से कि भाई हम तो बस ना एक पहले का पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पहले का 50%, अगले का 50%। ठीक है, 2 हिस्सों में पॉइंट करते हैं।
क्या हमें इतना पता चल जाए कि ये वाला डेटा कैसा है, मतलब ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ऐसे करके। तो ये तो मीडियन तो हम पता कर ही रहे थे, इसलिए कह रही हूँ कि मीडियन तो हमें हेल्प कर ही रहा था। अब ये मीडियन एग्जैक्टली यहाँ पे था या कहीं और है, कैलकुलेट करने के बाद जरूरी नहीं कि बिल्कुल ही सेंटर में हो, क्योंकि तो वैल्यूज फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कहीं मीडियन कहीं और ही आ रहा हो, यहाँ आ रहा हो, ऐसे करके। तो हमें पता नहीं, तो इसलिए कि भाई ये दिखता तो मीडियन जैसा है कि बिल्कुल मिडिल पॉइंट जो होगा, लेकिन ग्राफ में जो तुम प्लॉट कर रहे हो कि तो ये नहीं एग्जैक्टली नहीं आता जब तुम कैलकुलेट करते हो। तो लेकिन कुछ ऐसा पॉइंट समझने की भाई हम शायद ये 3 पॉइंट से कुछ डेटा समझ में आए, फिर देखा कि भाई नहीं अकेले इस पॉइंट से समझ नहीं आता, हमें शायद कोई और हेल्प कर दो। उन्होंने कहा कि भाई एक पॉइंट और निकाल लो, 5 पॉइंट निकाल लो, ऐसे करके। तो इसके बारे में तो इसका मतलब कि भाई ये कितने भाग में डिवाइड हो गया, 1 2 3 और ये 4 पॉइंट्स तो 5 हैं, लेकिन पार्ट्स कितने कर रहा है वो, 4। और हर एक के अंदर वो ऐसा मानते हैं कि अगर तो मामला बिल्कुल सही होगा, सारा मामला ऐसे डब्बे की तरह पैक होगा सारा डेटा, तो 25% डेटा हर किसी को मिलना चाहिए। लेकिन वास्तव में मिल कितना रहा होगा ये बात अलग है, कि यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है, यहाँ कम मिल रहा है, या यहाँ मिल रहा है, उसी से पता चल जाएगा। कैसे कि इसके नीचे का कैलकुलेट करते हैं वो बाद में, इसमें नहीं करते, मतलब अभी तो इसमें सिर्फ पॉइंट्स में आगे की बात है, बहुत आगे की बात है, कि उसमें क्या करते हैं वो एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करने लग जाते हैं नीचे का। ये बहुत बात है इसमें। अभी तक तो जो हम इंटरक्वार्टाइल रेंज पढ़ने वाले हैं उसमें तो सिर्फ यही कहते हैं कि भाई ये जो नीचे के पॉइंट्स है ना, ये कुछ पता करने लग जाओ, ये वाले, ये तो हमें पता ही था, ये तो हम रेंज से कर ही रहते हैं। ये 3 पॉइंट्स और डायल कर रहे हैं, जैसे द रेंज ऑफ वेरिएबल बिटवीन 2 क्वार्टाइल्स इज नोन एज इंटरक्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो एक सेकेंड, this gives a little more knowledge about the distribution which the range does not give. It includes the middle half of the measurement in the series. For example, say first quartile Q1, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, ये आ वाले वर्ड को Q1 बोलते हैं, इसको Q2 बोलते हैं, इसको Q3 बोलते हैं। ये तो फर्स्ट और सेकंड है, तो इट जैसे कि मान लिया कि भाई रेंज कोई हाइट का है सैंपल, जिसमें Q1 इज 166, मान लिया इसने बोला कि भाई इसको मान लो 166.84 है, ये चीज हमारी इसमें दिखती नहीं है, कौन सा दिखेगा, 166.84, ठीक है। और सेकेंड क्वार्टाइल इज 171.46 और थर्ड है 174.93। इन तीनों पॉइंट्स की बात हो रही है, एग्जैक्ट पॉइंट की, ऐसे करके। तो इससे क्या होगा, देन द इंटरक्वार्टाइल रेंज विल बी, अब इसने कहा कि भाई जैसे तुम टोटल रेंज को माइनस कर रहे थे, इस पॉइंट को हाईएस्ट को लोएस्ट को, मतलब ऐसे करके हाईएस्ट माइनस लोएस्ट जो हमारा पॉइंट था, जो हमें रेंज बता रहा था, रेंज निकालने का तरीका। अब इंटरक्वार्टाइल जो निकालने का, जो रेंज निकालने का तरीका है, ये Q3 माइनस Q1, तो ये 174.93 माइनस 166, वो माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये अपने को बताता है, देन द इंटरक्वार्टाइल रेंज विल बी between Q1 to Q3. It is better the range of Q1 divides the frequency into 25% part and the 75% observation. मतलब जो ये अब मतलब ये होगा अगर रेंज निकालनी हो तो, उसके बाद इसने शायद इसमें बताया नहीं, वैसे इसमें निकालना हो तो इसमें यही कहते हैं, देन द इंटरक्वार्टाइल रेंज विल बी बिटवीन Q1 to Q3, इसके बीच की इसकी रेंज को बोलते हैं, और माइनस करके निकाल लो तो वो निकल आती है। अब ये बोल रहा है कि जो इसका मतलब जो Q1 है वो क्या करता है, डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसमें एक साइड तो 25% होता है और बाकी साइड 75% होता है, जो Q1 होता है। अगर सिर्फ Q1 हमें निकाले तो Q1 हमें क्या लोकेशन देगा, एक साइड 25% डेटा होगा, बाकी साइड 75% डेटा होगा। Q2 क्या करेगा, 2 50-50 में डिवाइड करेगा, क्योंकि सेंटर में आ रहा है, ठीक है। तो जो Q2 डेटा होगा वो हमें 50-50 इधर होगा, 50 इधर होगा। अब ये Q3 क्या करेगा कि एक साइड 73 इस साइड हो जाएगा और 25 इस साइड हो जाएगा। तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू 75 एंड 25,
और ये 50-50 और ये 25-75 इसमें बोला जाता है। तो ये इसका एक बेसिक सी समझ है। ये इसके आगे भी और तरीके हैं, मतलब ये तो 2 तरीके हमें बोला जाता है कि भाई मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आते हैं। एक और है तो अपनी बुक के अंदर मैं तुम्हें वो दिखाती हूँ, तुम्हारी महाजन की बुक में और दे रखा है, वो भी काम आते हैं। उसमें परसेंटाइल शायद तुमने अगर किसी ने बुक में पढ़ा है वो, तो वो और दे रखे हैं। सर वाली इसमें, इस वाली में नहीं है, मुझे निकालने दो वाला। वो भी इसी तरीके की है, जैसे रेंज और इंटरक्वार्टाइल रेंज है, इसी तरीके के पॉइंट्स है उसको, जिसको हम जैसे इसको बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन, उसे मेजर ऑफ लोकेशन भी बोलते हैं। वो इसी ऑलमोस्ट इसके आसपास का ही है, इसलिए मैं तुमको इसी के साथ बता रही हूँ, ताकि वो नहीं तो अलग से बताऊंगी तो शायद तुमको दोबारा बताऊंगी मैं, कंफ्यूज करता है कई लोगों को वो। तो एक सेकेंड, तो ये है तुम्हारा, यहाँ पे होगा। ये सब कुछ क्यों बना होता है? बस उस डेटा के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात समझने के लिए, कि ज्यादा ज्यादा तरीके बना लिए गए कि भाई मैं एक चीज से अगर बात समझ आती तो ठीक है, लेकिन हमारा डेटा इस तरीके का है कि वो उतनी सी बात, मतलब उतने से पॉइंट से वो हमको ज्यादा कंफर्म नहीं समझा पा रहा, तो हम कुछ और ढूंढ लें। तो ये देख लो, मेजर ऑफ लोकेशन भी बोला जाता है। एवरेजेस को भी इसमें इसी एंटर कर लेते हैं कई लोग, एवरेजेस को, परसेंटाइल को। अब जो एवरेज हम पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर दे रखा है परसेंटाइल, एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ दे रखी होगी लास्ट में। ये रहा, ठीक है। तो इसको भी ये बोलते हैं एवरेज, measure of location, percentile. Percentile को तो average discussed so far are measure of central tendency, therefore they locate the center or midpoint of a distribution. It may also be interested to locate other points in the range. Percentile to do that. They are values of a variable such as height or weight, which is divide the total observation by an imaginary line into 2 parts expressed in percentage, जैसे 10%, 90%, 25%, 75%, इस तरीके से imaginary parts में हम उसको divide कर रहे हैं actually में. In all there are 99 percentile. अभी जो percentile है ये भी एक नया वर्ड है। सेंटाइल्स और परसेंटाइल्स आर वैल्यू इन ए सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। दस द मीडियन इज 50th परसेंटाइल। अब इसको क्या सीधी सी भाषा में ये बोलूं कि जो हमने वहां पे उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, उसको कि भाई एक बोला था स्टार्टिंग रेंज, एंड रेंज, और हमने बीच के 3 पॉइंट निकाल लिए थे। अब ये कह रहा है कि जो ये वर्ड परसेंटाइल होता है, ये कहता है जैसे कि परसेंटेज होती है, हर एक 1%, 2%, 3% ऐसी वाली जो होती है, उसी से ये वर्ड निकला है परसेंटाइल। तो वो क्या करता है, शुरू से लेकर एंड तक 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसको कहते हैं। तो और जो सेंटर वाला उसका पार्ट होगा 50th परसेंटाइल उसे बोला जाएगा, विल हैव 50% ऑब्जर्वेशन। और अकॉर्डिंग टू 10th परसेंटाइल अगर बोलेंगे 10th परसेंटाइल या 20th या 30th या 40th या 50th, ऐसे करते 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 तो वही होगा, एक साइड क्या इतनी होगी, एक साइड कितनी होगी। 10th परसेंटाइल एक साइड 10% देगा, दूसरी साइड 90% देगा। इसी को इसने पूरे आगे समझा रखा है ऐसे। पर ये कर क्या रहा होगा, परसेंटाइल को उसको ऐसे करके परसेंटेज से समझ लेना कि 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है बस। और अलग अलग लोकेशन में तुम 10, 20, 30, 40, 50, 90, 10 पॉइंट्स में डिवाइड करो तो हर एक पॉइंट का अलग अलग, एक साइड कितनी दे रहा है, एक साइड कितनी दे रखा है, वो इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। क्वार्टाइल्स तो हमने देख ही लिया जो हम पढ़ रहे थे, जो वर्ड है ना क्वार्टाइल्स, इंटर क्वार्टाइल रेंज, वो Q1, Q2, Q3 वही वाली बात है, इसमें दूसरे वर्ड से दे रखा है। तो इसमें इंटर क्वार्टाइल लिखा है, उसमें क्वार्टाइल्स लिखा हुआ है। क्वांटिटाइल्स इसमें 4 नंबर में डिवाइडेड है। जो इसमें 3 वर्ड्स थे, ये वाला इंटर क्वार्टाइल ना, IQR, ये और ये वर्ड सेम ही है, इसलिए तुमको बता रही हूँ कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो ऐसे करके ये Q1, ये Q2 सेंटर वाला और ये Q3, यही वाली बात है, जो सेम चीज 75% एक साइड, 25% एक साइड, सेम वाली। अब आगे अगला वर्ड है क्यूनिटाइल, क्यूनिटाइल। अब इसमें क्या करता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ये, 4 पार्ट्स में मतलब 20-20%।
तो ये बीच वाला जो पार्ट है ना, इसमें किसने किया था, ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन पॉइंट्स 5 हैं, आगे और पीछे का मिला दो। लेकिन हम जो इस रेंज को बोलने वाले हैं वो 3 ही पॉइंट है, Q1, Q2, Q3। तो ये बोला जाता है कि 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो लोकेटेड है ऑन द एंटायर रेंज, क्योंकि अब वो रेंज, ये वाली रेंज के पॉइंट्स को नहीं इंक्लूड कर रहे इसके अंदर, सिर्फ Q1, Q2, Q3 को बोल रहे हैं, जो कि लोकेटेड हैं। और वो इस पार्ट्स, इस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं 1, 2, 3, 4 पार्ट्स में। तो इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से बनाया गया है, वो समझने वाली बात होती है कि बोला इसने तीन पॉइंट्स होते हैं जो पूरे डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब इसने बोला कि यहाँ पे 4 पॉइंट्स होते हैं, तो इसने बोल दिया 1, 2, 3 और 4, डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। एक, क्योंकि इसके आगे पीछे की बात, वो जो रेंज वाला पॉइंट है ना वो भी होगा, तो 1, 2, 3, 4 और 5। ये समझने वाली बात है कि पॉइंट्स तो 4 हैं यहां पे, लेकिन 5 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो पॉइंट्स उनके बीच में है रेंज के। इसको मैं ड्रॉ करूं ऐसे, तो ये तो ऑटोमेटिक समझ लेना कि रेंज वाला पॉइंट्स तो ये लोग गिनते नहीं है, परसेंटाइल वाले, ये तो ऑटोमेटिक होते हैं, ये बीच के पॉइंट्स है। अब वो 3 भाग में है या 1, 2, 3, 4 भागों में है, कैसे है? तो अगर वो 4 हैं तो भाग, वो पार्ट्स क्या कर रहे होंगे, 5। अगर वो 3 है तो कितने भागों में कर रहे होंगे, 4। अगले 1 नंबर ज्यादा कर रहे होंगे, नहीं ये तो 3 वाले तो 5 में कर रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4 भागों में कर, सही है, सही है। इसके अंदर अब ये डेसाइल है, डेसाइल ये वही वाला है कि भाई ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 9 नंबर होते हैं बस। अब यहाँ पे तुम 9 लाइनें बनाओगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके, और उसको बोलोगे कि भाई 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और हर एक के अंदर 10-10% डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो बस इसके नाम है, डेसाइल है, वर्टिसाइल है, क्वार्टाइल है, या ये परसेंटाइल है। तो मेजर ऑफ लोकेशन बोला जाता है इसको। तो इसी के अंदर जो रेंज और इंटरक्वार्टाइल, जो रेंज वर्ड मतलब एग्जैक्टली तुम यहां नहीं बोलोगे, लेकिन इससे मिलता जुलता है, इसलिए तुमको मैंने यही बता दिया। वरना अगर बोला जाएगा मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं है, ये मेजर ऑफ लोकेशन ही है, लोकेशन है। लेकिन क्योंकि मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर 2 हम चीजें पढ़ रहे हैं, रेंज और इंटरक्वार्टाइल रेंज, जो इससे इसी से मेल खाती सी चीजें हैं, इसलिए मैं तुमको इसके साथ बताती हूँ। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज करते कि वो वहां पढ़ते हैं और ये यहाँ पढ़ते हैं ना, तो दोनों को खिचड़ी बन जाती है। कई लोग ना यही उठा के वहां कॉपी पेस्ट लिखाते हैं कि यार ये भी तो यही बता रहे थे, ऐसे करके। ठीक है, ओके, तो आगे हम करते हैं। आगे का जो पॉइंट है, हमने 2 चीजें पढ़ ली, इतना समझ आया? इसमें कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन? कि हम चीजें बस डेटा फैला रहे हैं, पॉइंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कितने पॉइंट्स में डिवाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका नामकरण रखा हुआ है बस। तो मेजर ऑफ लोकेशन के नाम पे भी वो वहां से पढ़ना, वो महाजन की किताब से पढ़ लेना, वही एक ही पेज है उसके अंदर, ऐसे करके। और अब ये इसके अंदर से कि भाई ये है जो हमारा टॉपिक था, वो था मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसके अंदर तो हमने 2 चीजें पढ़ ली, रेंज भी हमें बताती है, इंटरक्वार्टाइल रेंज भी हमें बताती है कि भाई कैसे डेटा फैला हुआ है, पॉइंट्स के बीच के मिल जाए हमें तो थोड़ी हेल्प हो जाती है कि डेटा को समझने के लिए। जब रॉ डेटा से अपने काम करेंगे ना तब और ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो समझ लो कि हाँ ये और पॉइंट्स निकलते हैं, फिर हम एग्जाम्पल से उसमें करेंगे। तीसरी जो चीज आती है वो है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब मे बी आई तो ये नहीं पढ़ा होगा, तो ये दिन तुमने मीन डेविएशन मतलब, इसको मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ तुमको। ये तो समझ में आया था कि कोई चीज, मान लिया कि ये था, ये हमारी वैल्यू है, ये सारा एग्जाम्पल है, और हमने उसका एक मीन निकाला, हमने निकाल दिया, सबको जोड़ लिया, डिवाइड कर दिया 11 से, 11 की वैल्यू थी, और आया हमारा 15। अब 15, अगर मैं इसको ये बोलूं कि इस तरीके से समझो, ये सारा ऐसा डेटा है, इसको मैंने ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। इस असेंडिंग ऑर्डर के साथ में मीन मेरे को पता है कि 15 था, 11 वैल्यूज हैं, और ये जो वैल्यूज होती थी, ये वैल्यूज हैं, ये है क्या, एक्स बोलते हैं ना इन चीजों को, जो ओरिजिनल वैल्यूज होती हैं, x1 लिख दो, x2, x3, x4 ऐसे करके, ये x होती हैं ऐसे करके। तो मैं क्या चाहती हूं कि भाई अगर मैं इसको ऐसे ग्राफ पे डाल दूं,
जैसे 9 10, अब इसमें देखोगे ना तुम 9 10 12 12 13 15 17 17 19 20 21, ये डेटा ऐसा है। कोई इसके आगे फ्रीक्वेंसी इसने साथ में ही लिख दी, मतलब वो बना ही नहीं है सीधा इसका डिस्क्रीट वैल्यू में फ्रीक्वेंसी आके डाली नहीं, सीधा डेटा ऐसे डाला हुआ है, साथ में इसके डाला हुआ है। तो अब मैंने क्या, रॉ डेटा को ऐसे करके मैंने इसके यहाँ पे प्लॉट कर दिया। जैसे 9 10 11 तो है ही नहीं, 12 12 के 2 थे, 13 14 है नहीं, 15 16 है नहीं, 17 17 18 है नहीं, 19 20 21। अब मैंने क्या किया कि मेरे पास है मीन 15, तो इसका मतलब कि इसका एवरेज पॉइंट, इसका जो सेंटर पॉइंट ये बोल रहे हैं कि 15 है। तो मैं ये देखना चाहती हूं कि मैं क्या समझ रही हूं कि मुझे डेटा का फैलाव समझने में एक तो रेंज, तो इसकी रेंज होगी 9 से 21। अगर मैं माइनस करना चाहूं कि मुझे कैलकुलेट बताओ कि रेंज कितनी है, तो 21 माइनस 9, तो इसका क्या आएगा, 21 में से 9 हो गया 21 माइनस 9 12। तो इसकी आ गई कि 12 पॉइंट्स के बीच में, 12 इसके अंदर, भले हमारी उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी भी थी, उसके बीच में ये हमारा डेटा है। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई इंटरक्वार्टाइल रेंज, हम वो यूज करके एक चीज और आगे जा रहे हैं कि भाई मुझे कुछ मैं मीन से हेल्प लेना चाहता हूं कि मीन से मुझे उसका फैलाव कुछ समझ में आ जाए। तो मीन से वो हेल्प ऐसे ले रहे हैं, जो ये मेथड है मीन डेविएशन, कि मुझे उसका अगर मीन पता है तो हर एक जो पॉइंट है, मैं अगर उससे उसकी दूरी को कैलकुलेट कर लूं, जैसे इसको अगर और सिंपल भाषा में बताऊं, मैं जहां हूं, हम लोग फैले हुए हैं, जैसे कि कुछ लोग लुधियाना में हैं, एक साइड से शुरू करो कि होशियारपुर से था तो उससे ऊपर बिल्कुल, उसके बाद बीच में लुधियाना में कुछ लोग हैं, उसके बाद घूमते घूमते मैं राजस्थान में हूँ, आगे फिर अगर कोई सूरत में है, या फिर आगे आंध्रा में है, ऐसे करके एमपी में। तो इस तरीके से देखोगे तो हम कैसे फैले हुए हैं, हमारी क्लास अगर लोकेशन के हिसाब से देखोगे तो अलग तरीके से फैली हुई है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भाई कुछ ऐसा सा कुछ तरीका मिले कि मुझे आइडिया हो जाए कि एक बंदा कितना दूर दूर है, मतलब जैसे कि कोई इंसान, अब मैं सेंटर में अगर मान ली जाऊं तो एक मेरी साइड एक आंध्र है और एक साइड होशियारपुर है, और अगर मैं सेंटर में हूं एक तरीके से, तो ये दो तो एक्सट्रीम लोग हैं जो कि इसमें है यहाँ पे, कि एक तो जो यहाँ से ये और ये लोग तो एक्सट्रीम लोग हैं, कॉर्नर में बैठे हैं ऐसे करके। तो मैं किसी को बताऊंगी कि भाई मेरे जो स्टूडेंट्स है वो, अगर मैं इसको किसी बताना चाहूं कि वो एवरेज तौर पे मेरे से कितनी दूर किलोमीटर्स में है, तो ये तो एक्सट्रीम वैल्यूज है कि भाई यहाँ तो मान लिया कि भाई एक साइड तो ये 400 ये 200 किलोमीटर दूर बैठा है और यहाँ पे ये 700 किलोमीटर दूर बैठा है, ऐसे करके मेरे से। तो मैं बाकी स्टूडेंट्स के बारे में कुछ नहीं बता सकती, ये तो इसी के बीच में आ गए, और पता चले ये तो दो एक्सट्रीम लोग थे। ज्यादातर जो बीच वाले थे, जैसे लुधियाना में ज्यादातर लोग हैं या गुजरात में बाई चांस ज्यादातर लोग हैं, तो मेरा जो मैक्सिमम रेंज था वो, मतलब जो स्टूडेंट्स थे वो तो बीच वाले रेंज में ज्यादा थे, ये तो दो एक्सट्रीम लोग हैं। तो ये सही बात नहीं बता सकते। 18-15 में से 2 लोग अगर नुक्कड़ में है तो उसने बताया कि हम 200 किलोमीटर से 700 इधर, एक 700 किलोमीटर इधर बैठा हुआ है, ये सही बात नहीं बताएगा उसके बारे में। सही बात क्या कि अगर मैं एवरेज निकालना चाहूं कि मेरे से एक स्टूडेंट कितनी की दूरी पर एवरेज अगर निकाल के बैठा जाए कि भाई वो कितना पे बैठा होगा, कोई दूर है या पास है, उसका टोटल एवरेज निकाल लिया। जैसे कि कल हमने क्लास इंटरवल निकाल रहे थे तो हमने बोला देखा था कि अगर वो 10 से 20 के बीच में था तो हम उसका एक एवरेज 15 निकाल रहे थे, भले उसकी असली वैल्यू अलग थी, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हमने वो सारे उसके मिड पॉइंट्स निकालने शुरू कर दिए थे, फिर कैलकुलेशन इजी करने के लिए, समझने के लिए। ऐसे क्या किया कि अगर हम हर एक पॉइंट की दूरी को कैलकुलेट कर लें और उन सारी दूरियों को जोड़ लें, जो मेरे से यहाँ लुधियाना कितनी दूर है, मेरे से होशियारपुर कितनी दूर है, या इधर वाली सारी दूरियां, भले इधर वाली हो या इधर वाली हो, सारी दूरियां कैलकुलेट कर ली जाए और उन दूरियों को जोड़ लिया जाए, तो ये कहा जाता है, और फिर कितने लोग हैं उससे डिवाइड कर दो,
तो एक एवरेज निकल आएगा। जो एवरेज होगा कि हर एक बंदा कम से कम, जैसे इसमें बोला कि ये 15 से 17 लोग, 2 लोग थे, तो मैंने 2 लिख दिया इधर कि 2 लोग थे, इसका मतलब ये +2 है। और ये जो 19 वैल्यू है ये इससे 4 पॉइंट्स दूर है। 20 वैल्यू इसमें से 5 पॉइंट दूर है, 21 वैल्यू इसमें से 6 पॉइंट दूर है। तो ये जो इसका डिस्टेंस है एक तरीके से, ऐसे ही जो इधर वाले वैल्यूज हैं उसका डिस्टेंस है, लेकिन ये क्योंकि इस साइड नेगेटिव साइड से तो इसके माइनसेस होंगे। लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो एग्जैक्टली अगर सीधा जोड़ूंगी ना तो -2 और +2 ये कैंसिल हो जाते हैं। मतलब ऑलमोस्ट ये सारा जब तुम जोड़ोगे तो पता चलेगा ये मामला सारा 0 हो गया। अगर तुम इसके प्लस माइनस नहीं हटाते तो ये मामला, जितना भी ये मामला है ना, ये ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। अगर ये 0 हो गया तो कोई एक एवरेज में बोलूंगी कि मेरा एवरेज स्टूडेंट मेरे से 0 किलोमीटर दूर बैठा है, तो ये तो कोई तुक्का नहीं बनता। तो अगर ये बताने के लिए कि किसी को समझाना हो तो ये क्या करते हैं कि भाई क्योंकि सब जोड़ा ही जाएगा और जोड़ के ही एक एवरेज तौर पे नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड किया जाएगा, इसलिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। मतलब प्लस माइनस को हटा दो, सबको जोड़ना ही जोड़ना है। तो ये सब का जोड़ के जितना भी आया, मान लिया कि 100 आया, तो 100 कितने स्टूडेंट थे, ये मान लिया 10 स्टूडेंट्स थे, तो ये कहा जाता है कि एक एवरेज तौर पे मेरे से 10 किलोमीटर दूर मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं। एवरेज 10 किलोमीटर तो बैठा है, तो कोई ज्यादा भी बैठा हो सकता है, कोई उससे कम भी बैठा हो सकता है, लेकिन एवरेज तौर पे इतना का बैठा है। तो ये एक तरीका है उस डेटा को थोड़ा सा समझने का कि कितना का फैला हो सकता है। तो अगर समझ लिया कि भाई अगर ये मान लिया कि अगर ये आ जाता, टोटल आ जाता 1000 और 10 से डिवाइड हो रहा था तो 100, तो इसका मतलब मेरे से 100 किलोमीटर एक एवरेज तौर पे मेरे से 100 किलोमीटर दूर तुम बैठे हो। तो जितना नंबर ये बढ़ता जाएगा उतना उस डेटा के बारे में समझ में आता है कि अगर ये 2-3 किलोमीटर दूर है, इसका मतलब एवरेज अगर तेरे से 2-3 किलोमीटर दूर है तो इसका मतलब तेरे स्टूडेंट तेरे पास ही थे, इतनी सी एरिया में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर वो एवरेज 100 आ रहा है, डेविएशन 100 आ रहा है, तो इसका मतलब वो तेरे से इतनी दूर बैठे हैं। तो इसका मतलब ये जो नंबर है हमें कुछ आइडिया देगा उसके फैलाव के बारे में, उस डेटा के फैलाव के बारे में। एक एक इंडिविजुअल पॉइंट्स के बारे में ने हमें हेल्प तो करी है वहां तक पहुंचने में, लेकिन क्योंकि उस इंडिविजुअल जो पॉइंट्स हैं उसका हम बाद में एवरेज ले लेंगे निकालने के लिए, तो हमें ये तो नहीं कहेंगे कि भाई अब ये जिस मान लिया कि भाई इसका क्या एवरेज आ रहा है। एग्जाम्पल दो ऊपर, जैसे कि इसने बोला यहाँ पे, देखो अब इसकी लैंग्वेज पढ़ के बताती हूँ फिर से समझ में आएगा। हाँ, मीन 15 था, लोग इतने थे और हर एक का मैंने उस लोकेशन से माइनस किया। इसे ये था m और हर एक पॉइंट x है, x1 x2 x3 बोल दो, उससे ये चीज माइनस हो रही है, लेकिन पहले x लिखा जा रहा है फिर m लिखा जा रहा है, तो x माइनस m, तो ये 17 माइनस m 15, 19 माइनस 15, 20 माइनस 15, 21 माइनस 15, तो ऐसे करके सारा कुछ पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन यहां से ये भी तो x है, तो ये 13 माइनस 15, 12 माइनस 15, 10 माइनस 15, 9 माइनस 15, तो ये सारा माइनस उसमें आएगा। ऐसे 15 माइनस 13 नहीं करना है ऐसे करके, क्योंकि ये मीन जो वर्ड है ये बाद में है, माइनस इसका बाद में है, x आएगा सबसे पहले। तो इस तरीके से हमने पहले सारों का निकाल लिया डिस्टेंस, उस डिस्टेंस के बाद में हमने उस सारे डिस्टेंस का यहां पे जोड़ दिया आगे इसको, ये रहा। ये देखो 15 हर एक का लिखा था इसने, असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं डाला, इसने सीधा ही माइनस करके यहाँ लिख दिया और फिर इसके प्लस माइनस हटा के सीधी वो वैल्यू लिख दी। और इसके प्लस माइनस हटाने वाले साइन को बोले जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू। और एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब जो ये डी आया था इसके आसपास अगर हम ये 2 डंडियां लगा देते हैं, ऐसे करके बार्स लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब प्लस माइनस भूल जाना। तो ये उसके बाद सीधी सीधी सारी वैल्यूज इन्होंने लिख दी, जैसे -2 को भी 2 लिख दिया, -3 को भी 3 लिख दिया। इसके बाद ये सारा जोड़ के 38 निकाला। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कवर किया गया। अब तुम मेरे साथ एक साइड होशियारपुर थे या एक साइड आंध्रा थे, कवर तो दूर करना था ना, तुम मेरे से दूर तो थे ही। तो एक साइड अगर कोई माइनस वाली साइड है, एक साइड प्लस वाली साइड है, इसका मतलब डिस्टेंस थोड़े ना माइनस में कर दोगे ऐसे करके। तो ये डिस्टेंस की तरह समझना, क्योंकि डिस्टेंस था और डिस्टेंस को जोड़ा ही जाएगा कि भाई इतना इधर भी तो जाना ही पड़ेगा, उधर भी तो जाना ही पड़ेगा।
तो इसके देखिए कि लोकेशन अगर प्लस माइनस में हो गई है, उसका मतलब ये थोड़ा ना कि डिस्टेंस नहीं है, तो डिस्टेंस है, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू की 38 किलो अगर टोटल बोला जाए तो 38 था। अब क्योंकि अब कितने लोग हो उससे डिवाइड कर दिया जाए, ये लोग 11 थे उससे, तो ये 3.45 आया। इसका मतलब अगर बोला जाए द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्पर्शन विल बी मीन प्लस माइनस मीन डेविएशन, मतलब 15 प्लस माइनस 3। तो जैसे मैं सेंटर में हूं, मैं 15 हूं अगर, तो मेरे से 3.45 किलोमीटर के आसपास तुम लोग, ऑलमोस्ट एक एवरेज बंदा बैठा है, ऐसे करके। तो ये तरीका है ये बात समझने का कि भाई इसे कहते हैं मीन से डेविएशन। तुम मीन से कितना दूर हो, एक सेंटर है, क्योंकि मीन सेंटर है, तो तुम अगर डेटा सेंटर के बारे में हमको पॉइंट पता है तो हम ये देखना चाहते हैं कि वो डेटा सेंटर से कितना दूर है। तो हमारे दिमाग में एक ग्राफ बना सकता है कि अगर वो डेटा 100 बोल दिया तो सेंटर तो यहां था और वो 100 किलोमीटर तक दूर बैठा है, तो ये बहुत दूर तक डेटा बैठा है। लेकिन अगर उसका मीन डेविएशन थोड़ा सा ही आया, कुछ 5 या 7 या 10 ऐसे करके, इसका मतलब ये डेटा उसके आसपास बैठा है। ये समझने की तरीके हैं, उसको फैलाव समझने के तरीके। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? दोबारा बात करेंगे नहीं तो, क्योंकि इसी से आगे वाला पॉइंट है। मीन डेविएशन लैंग्वेज पढ़ के बताती हूँ, फिर लैंग्वेज और पढ़ते हैं। लैंग्वेज उसने क्या लिखा है, जो है एसेंस वो यही है। मीन डेविएशन इज ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सीरीज इन द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द डेविएशन। क्योंकि जो इनकी लैंग्वेज है ना, वो इतनी टिपिकल और इतनी डिफिकल्ट सी लगती है मुझे कि भाई ये पहले बात असली बता दूं, फिर शायद वो लैंग्वेज कुछ समझ में आ जाए, वरना लैंग्वेज सीधी पढ़ो तो समझ ही नहीं आती कि क्या बोलना चाहते हैं। तो मीन डेविएशन इज ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ए सीरीज इन द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द डेविएशन विदाउट देयर अलजेब्रिक साइन टेकन फ्रॉम द सेंटर वैल्यू। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया था इसके अंदर, फर्स्ट लाइन में समझो। अगर सीधा एग्जांपल पढ़ो तो समझ में आता है कि भाई एक सेंटर अरिथमेटिक जो मीन था, उससे हर एक पॉइंट का डेविएशन अगर निकालो और उस सबको जोड़ दो, तो जो पॉइंट आता है और उसे डिवाइड कर देते हैं, एवरेज निकल आता है, उसे कहते हैं मीन डेविएशन। While calculating it, 2 points should be kept in mind. First, generally the arithmetic mean is taken as the center value. इसलिए यही है कि हमने 15 जो निकाला था वो अरिथमेटिक मीन ही निकाला था, इसी तरीके से निकाला था। The algebraic sign of the deviation is always taken as a positive because the sum of the deviation with their algebraic sign plus या minus from the arithmetic mean is always 0. अगर हमने ये नहीं हटाए ना, तो ये जोड़ बाकी के इधर कितने गए, माइनस में गया, उधर प्लस में गया, तो सब 0 हो जाएगा ऐसे करके, तो उससे कुछ आंसर ही नहीं निकलेगा। तो ये बोल रहे हैं मीन डेविएशन एमडी इज सिग्मा डी का बार लगा के साइड में अपॉन एन, ये इसका फॉर्मूला है बना के। और शुरू कैसे करेंगे, इसके लिए हम चाहिए क्या, सबसे पहले तो हमें मीन चाहिए, तो मीन निकाला, सारी वैल्यूज क्या, मीन निकालने का तरीका ये, मीन निकालने के बाद हर एक वैल्यू से उस मीन को माइनस किया गया, उसकी एब्सोल्यूट तरीके से बनाया गया, उसका टोटल किया गया, अब उसको डिवाइड कर दिया एन से, तो पता चला दिस इज द आंसर। तो इसे बोला जाएगा कि मीन से, मीन डेविएशन हमें एक आइडिया दे रहा है समथिंग, डेटा कितना फैला है। ये समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि ये तो अगर भारी हो गया तो इसके आगे कल चलेंगे। बताओ, हाँ ना, समथिंग, कुछ भी बोलो, आया नहीं आया, हाँ ना। इसे बोला था मीन डेविएशन। मीन से डेविएशन मतलब कितना डगमगा के तुम दूर हो। मीन से ही क्यों पूछो भाई, मीन से ही क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम सेंटर के बारे में पता कर रहे हैं और सेंटर के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। एवरेज हमें समझ में आ रहा है, उस डेटा का कुछ हमें सेंटर समझ में आ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि मेरे ये डेटा सेंटर के आसपास है, जो ग्राफ बन रहा है वो सेंटर के आसपास ही बन रहा है ऐसे करके, या कुछ और पंगा है। मतलब हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि जो मेरा डेटा है, क्या वो, ये तो अगर तीनों चीजें मीन मॉड मीडियन सब एक ही आ जाए जो हमारा आया था क्वेश्चन में, तो आगे हमें बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लगता पता चलता है कि सारा लगभग ऐसा सही डेटा है। लेकिन अगर वो एक जैसा नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप्स के लिए हम रेंज निकाल रहे हैं, इंटरक्वार्टाइल रेंज निकाल रहे हैं और समझ रहे हैं कि अगर कोई मीन हमें पता है, मान लिया कि हमारे पास जो ओरिजिनल डेटा है, तो कुछ मान लिया कि ऐसे करके कोई डेटा है, तो हम उसका मीन निकाल रहे हैं और मीन निकालने के बाद में हम उसके आसपास का डेटा, रेंज, डेविएशन समझने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, इसलिए ये वर्ड्स हैं। धीरे धीरे इसको और एग्जांपल पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। क्या बोला, किसी ने कुछ बोला, मैं देखूं।
क्वेश्चन है पूछो, क्योंकि यहीं से आगे नहीं तो आगे अपने निकलेगा उसमें क्वेश्चंस। पेपर में आना है बेटा अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन आसान लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर में एग्जैक्टली मीन डेविएशन नहीं आता, ये इसके आगे की पॉइंट है, ये बीच की पायदान है। मीन डेविएशन नहीं आता, इसके क्या कहते हैं उसे, आ जाएगा, एक दो बार करेंगे आ जाएंगे, इम्पॉसिबल नहीं है। इतना सा समझेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, अभी इम्पॉसिबल तो नहीं है, ऐसा नहीं कि ऊपर से निकल जाएगा, थोड़ा सा समझ में आएगा। तो इसका मतलब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ डेटा का फैलाव समझ आए, इसलिए हम पहले उसके बारे में कुछ, इस ग्राफ से तुम्हें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि हाँ उसके आसपास की वैल्यूज को हम जोड़ रहे हैं, टोटल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ये समझ के बस तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा कि भाई जैसे मैं सेंटर में बैठी हूँ तो मुझे किसी को बताना हो कि अगर लोकेशन वाइज मेरे स्टूडेंट्स मेरे आसपास कितनी जगह में बैठे हैं, तो मैं बोलूँ कि भाई एक बच्चा तो मेरा तिरुवनंतपुर का है और एक मेरा यहाँ होशियारपुर का है, तो वो समझेंगे और इतनी दूर दूर वाले बच्चे बैठे हैं। और पता चले असलियत तो ये है कि सब बठिंडा से आसपास के बच्चे हैं और ये दो बच्चे थे जो दूर दूर थे। तो एक्सट्रीम वैल्यूज से सच्चाई कहीं छिप ना जाए, इस वजह से कहा जाता है कि भाई एक्सट्रीम वैल्यूज, ऐसे तो सिर्फ रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट और अगर एंड पॉइंट ही पता चल जाए, जो मैंने कहा कि इतना दूर अगर तुम हो, ये तो यहाँ तो हमारा डेटा ही ऐसा है कि लगभग देखो 9 10 यहाँ और बीच बीच में यहाँ, ऑलमोस्ट मेरा डेटा यहाँ सेंटर में ही आ रखा है थोड़ा सा ऐसे करके। लेकिन अगर यहाँ पे ये वैल्यू 9 होती और यहाँ पे हो जाती 200, एक जैसे मैंने बोला कि एक साइड तो मेरा चंडीगढ़ बैठा है और दूसरा मेरा स्टूडेंट तिरुवनंतपुर बैठा है, वो केरला कितना दूर है, तमिलनाडु कितना दूर है, तो इससे ये थोड़ा ना है। और एक्चुअल में 15 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट्स इतने दूर के हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स तो मेरे मान लिया कि 50 किलोमीटर के एरिया के थे। तो इससे सच्चाई नहीं सामने आती, तो इसलिए कहा जाता है कि एवरेज निकालो सबका, कि ये जो 50 किलोमीटर एरिया के जो बच्चे होंगे इन सबका टोटल तो आना ही उतना ही होगा, 50 50 50 50 ऐसे करके, किसी का 50 किसी का 60 किसी का 70, ये सब तो टोटल कर देंगे। वो 2 वैल्यूज होंगी वो चल जाएगी एक्सट्रीम्स, उससे ये सारा हम हिसाब किताब लगा लेंगे। तो इससे मेरे डेटा के बारे में, मेरे उसके फैलाव के बारे में समझ आ जाएगा ऐसा सा कि भाई कोई 1 2 वैल्यूज अगर ऊपर नीचे हुई तो कोई बात नहीं, उसको हम देख लेंगे। लेकिन अगर मैं किसी को सीधे 2 पॉइंट ही बताती हूँ कि भाई एक तो इधर है और एक इधर है, जो रेंज में होता है, उससे तो सेंटर उसके बीच की बातें तो समझ नहीं आती, सच्चाई बिल्कुल समझ नहीं आती। अगर मैं ये और मीन डेविएशन और डालने लग जाऊं बीच में, तो थोड़ा सा आइडिया होने लग जाएगा कि हम सच्चाई के आसपास बता पाए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये जो होता है इसे मीन डेविएशन या मीन एब्सोल्यूट डेविएशन बोला जाता है, क्योंकि हम एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्टली कितना कितना दूर है हम नाप लेते हैं। जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो इसका आगे का पॉइंट यूज करते हैं, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो इसी का कुछ नहीं होता, बस इसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर कर देते हैं। वो क्यों करते हैं, क्या करते हैं, वो आगे, पर ये मिडिल पॉइंट समझ ले कि भाई ये करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं इसको करने के लिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। बुक से पढ़ना, 1 2 बुक से और पढ़ना, अपने वाली बुक्स भी तो पढ़ लेना, सर वाली बुक से भी पढ़ना, महाजन से भी देखना आगे, क्योंकि 1 या 2 बार जब और ये रिपीट होएगा तो ये कानों को इजी लगने लग जाएगा। इतनी सी बात, क्योंकि फर्स्ट टाइम सुना है इसलिए अजीब लग रहा है। एग्जाम्पल इसको डिस्टेंस से ही समझना, डिस्टेंस, ये एक तरीके का डिस्टेंस बता रहा है, बता करने के लिए कि मुझे समझ आ जाए कि वो डेटा कैसा फैला हुआ है। क्यों ऐसा इन सब चीज़ों की ज़रूरत है यार? इन सब चीज़ों की ज़रूरत इसलिए है कि हम कंपेयर कर पाए। अब मुझे किसी को बताना कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे इस एरिया में फैले हुए हैं, इस एरिया में रहते हैं, मैं कैसे बताऊंगी? मतलब कैसे उसको बताऊं, एक आइडिया कैसे दूं कि 15 लोगों का एग्जैक्ट लोकेशन एड्रेस दूं? अभी तो ये 15 ही है, मतलब ये 200 होते, 500 होते, ऑनलाइन पढ़ने वाले आजकल तो हजारों बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो कैसे समझ में आएगा, कैसे किसी को बताया जाएगा? तो एक एवरेज डिस्टेंस दे देता है कि एवरेज डिस्टेंस इतना सा है, इस एरिया के लोग हैं, तो समझ में आता है अच्छा नॉर्थ जोन के हैं या इंडिया के हैं या आउट ऑफ इंडिया के भी हैं, तो तभी उस एवरेज से तो समझ में आने लगेगा ना। वो एवरेज निकल के से रही है, डिस्टेंस को, सारे डिस्टेंसेस को जोड़ा जा रहा है बस। अब वो बच्चा उसमें से कोई 1 2 एक्सट्रीम लेवल पे बैठा होगा और बाकी नहीं बैठा, तो सारे डिस्टेंसेस जोड़ दिए, वो इसे क्या है कि मीन डेविएशन। और सेंटर से बोला जाए कि सेंटर से वो डिस्टेंस जितना एवरेज निकला उसको जोड़ लेना। अब सेंटर मैं थी तो मेरे से ये इन्होंने जैसे ये सेंटर ये डेविएशन निकाला 3.4 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर के आसपास,
तो इस तरीके से कि मैं सेंटर में हूँ और इतने जोड़ते फिरो, तो ऑलमोस्ट ये 3.5 आया इसके आसपास यहाँ पे, इसको बोल रहा है। तो ये जो डिस्टेंस बोल रहा है कि भाई ऑलमोस्ट इसके अंदर का डेविएशन मान लो कि ऑन एन एवरेज एक इतना दूर का डेटा है, जो सच नहीं होता, 100% सच नहीं होता ऐसे वाला, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया देता है। क्योंकि जो स्टैट्स है वो तुम्हें 100%, क्योंकि ये थोड़ी सी मैथ्स है, ये एब्सोल्यूट मैथ नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल साइंस है। मतलब जैसे मैथ होती है कि भाई 2 × 2 4 ही होता है, दुनिया में कहीं मर्जी चले जाना, ये होती है मैथ। लेकिन जो स्टैट्स होती है वो नहीं है ऐसा। उसके साथ में स्टैट्स क्या कहती है, एक तुम्हें मैथ्स थोड़ा सा यूज करके ऊपर नीचे का तुम्हें आइडिया दे दे, बस तुम उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लगाओ, तुक्का लगाओ, तुक्का भी कोई कैलकुलेटिव तुक्का हो, बस इस तरीके से मेथड्स बनाए गए हैं। अगर एब्सोल्यूट ही बताना हो, बहुत सारी चीजें एब्सोल्यूट नहीं बताई जा सकती ऐसे करके, तो ये इसकी लिमिटेशन आती है, बस ठीक है। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो आज के लिए इतना ही।